सबको लगता है। रात का दूसरा पहर था, तभी जेल के कोने से अचानक कैदियों का शोर सुनाई देने लगता है, जिसे सुनकर सारे सिपाही उस ओर भागते हैं तो देखते हैं कि सेल नंबर 13 का कैदी अपने कमरे के फर्श पर अजीब सी हालत में पड़ा हुआ है। सिपाही घबराते हुए उस बैरक का दरवाजा खोलते हैं और उसके पास जाकर उसकी नब्ज चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो कैदी मर चुका है। सिपाही बगल की बैरक के कैदियों से पूछते हैं, क्या हो गया ऐसे कैसे अचानक मर गया? ये शाम तक तो बिल्कुल ठीक था। कुछ भी समझ में नहीं आया साहब। उसके बैरक से बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुरी तरह पीट रहा हो। उस कमरे में वो अकेला नहीं था, कोई और भी उसके साथ था। किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से तड़पा के मारा है। किसी को उसके सेल से बाहर निकलते देखा था तुम लोगों ने? हैरानी की बात तो ये सर कि किसी को बाहर आते या अंदर जाते नहीं देखा। पता नहीं क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे लोग। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके सेल में तो ये अकेला ही था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। आप चाहे तो अगल बगल के और भी कैदियों से पूछ सकते हैं। हम सब ने उसके बैरक से आती हुई उन डरावनी आवाजों को सुना है। ऐसा लग रहा था वो किसी को देखकर डर से चिल्ला रहा हो। बैरक 13 का ये सेल फांसी कोठी से जुड़ा हुआ था। अभी 3 दिन पहले ही एक मुजरिम को वहाँ फांसी दी गई थी और उस फांसी के बाद से ही कैदियों को बैरक नंबर 13 के आसपास कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती महसूस हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। कैदी की मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है, लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। अब बंद सेल में कैदी को चोट कैसे लगी, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। क्या वाकई वहाँ कुछ ऐसा था जो सिर्फ उस कैदी को दिखाई दे रहा था? ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि उस कैदी ने खुद को ही चोट पहुंचाई हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी मानिए तो बंद करवा दीजिए इस बैरक को। और तभी से बैरक नंबर 13 को हॉन्टेड मानते हुए बंद कर दिया जाता है। 10 साल बाद जेलर कपाड़िया अपने कैबिन में बैठे हुए काम निपटा रहे थे, तभी उन्हें बाहर से थोड़ा शोर सुनाई देता है। जेलर बाहर चेकिंग रूम में पहुंचता है। क्या चल रहा है इधर? जेलर बोल अपने चमचों को मुझे हाथ लगाने की भूल न करें, और ये कपड़े मैं नहीं बदलने वाला। मैं कौन हूँ और मेरा ट्रीटमेंट कैसे करना है पता है ना? मैं नहीं जानता तुम कौन हो, और ये मेरी जेल है और यहाँ पर लोग अपने किए की सजा काटने आते हैं। चुपचाप वैसा करो जो करने को कहा जाता है। अभी जेलर और सुरेंद्र एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी जेलर के फोन पर वहाँ के एमपी का फोन आ जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो जेलर। मेरे बेटे सुरेंद्र को तुम्हारी जेल में भेजा जा रहा है। तुम्हें उसका खास ख्याल रखना है। तुम्हारा खर्चा पानी सब मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ट्रांसफर का मन नहीं है तो कोऑपरेट करो, समझे? मैं देखता हूँ। फोन रखने के बाद जेलर सिपाही को वहाँ बुलाता है। अभी मेरे पास उसके बाप का फोन आया था। किस जुर्म में अंदर आया ये? पक्के तौर पर तो अभी मुझे नहीं पता है साहब, लेकिन सुनने में आया है कि अपनी पत्नी के मर्डर का आरोप है उसके ऊपर। कहते हैं 50 लाख की डिमांड कर रहा था। जब लड़की ने विरोध किया तो मार डाला। तुम ऐसा करो, उसकी फाइल लाकर मुझे दो। और एमपी साहब ने कहा है कि उनके बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तुम ऐसा करो कि उनके बेटे के रुकने की व्यवस्था बैरक नंबर 13 में करो। उधर ज्यादा कैदी भी नहीं है, सुरक्षा में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। असल में बेड, वाटर कूलर और बाकी सुख सुविधाओं की चीजों का इंतजाम कर दो। लेकिन साहब उस बैरक में तो लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कहा है वो करो। जाओ यहाँ से। बैरक में जाते समय सुरेंद्र बाबू, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बैरक नंबर 13 के बारे में बता दूं। वैसे भी वीआईपी है आप, यहाँ आपको ये बैरक में नहीं रुकना चाहिए। ऐसा क्या है बैरक नंबर 13 में जिसे सुनकर मुझे डरना चाहिए? साहब उस बैरक में आज से 10 साल पहले एक कैदी मरा हुआ मिला था, और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि न ही उस बैरक में कोई गया और न आया। आसपास के बैरक के कैदियों ने बताया कि उसके बैरक से बहुत बुरी तरह से चीखने की आवाज आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उस बैरक में उसके साथ कोई और भी था जिसने उसे बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मारा। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी उल्टी सीधे बातें बताकर तुम मुझे डराना चाहते हो? तुम तो मुझे बस ये बताओ कि तुमने उस बैरक में मेरी बताई हुई सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर दिया है या नहीं? इंतजाम तो मैंने कर दिया साहब, लेकिन कुछ नहीं। मुझे मेरे बैरक में ले चलो, मुझे नींद आ रही है। पहले ही बहुत थकान हो गई है मुझे। एमपी के बेटे ने सिपाही की बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। कुछ देर बाद सिपाही चाय लेकर सुरेंद्र के सेल में पहुंचता है। ये लीजिए सर चाय। आपको चाय, खाना, नाश्ता सब यहीं मिल जाएगा। आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सुरेंद्र की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी थी। वो चेहरे से बहुत घबराया और परेशान सा दिखाई देता था। एक दिन रात के समय सुरेंद्र को ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे की दीवारों पर कोई अपने नाखून घिस रहा है। सुरेंद्र की आंख खुल जाती है। वो घबराकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लगता है मुझे कोई वहम हो रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसी तरह ये रात बीत जाती है। अगली रात को
सुरेंद्र गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसे उसके चेहरे पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल उसके चेहरे के पास गर्म सांस छोड़ रहा है। सुरेंद्र घबरा कर आंखें खोल देता है तो देखता है कि एक काला साया उसके चेहरे से थोड़ी ही ऊंचाई पर हवा में लटका हुआ है। सुरेंद्र चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से जरा सी भी आवाज नहीं निकल पाती। ले जाऊंगा मैं तुझको अपने साथ, पिछले को भी ले गया था, तुझे भी ले जाऊंगा। अगले दिन सुरेंद्र काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। रह रहकर उसे कल रात को देखी हुई चीजें याद आ रही थी। सेल में सिपाही के द्वारा दी गई चाय और दोपहर का खाना भी जस का तस पड़ा हुआ था। डिनर के समय सिपाही जबरदस्ती उसे खाना खाने के लिए कहता है। खाना खाकर सुरेंद्र अपने बिस्तर पर लेट गया था। कुछ देर तक करवट बदलने के बाद उसे गहरी नींद आ गई थी। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थी। अचानक सुरेंद्र को ऐसा लगता है कि बिस्तर पर उसके साथ कोई और भी है। सुरेंद्र डरते हुए तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हो जाता है और घबराते हुए चारों तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक साया उसके कमरे की दीवारों पर घूम रहा है और अपनी लाल आंखों से लगातार उसे ही घूर रहा है। डर के मारे सुरेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो शोर मचाने की कोशिश करता है लेकिन पिछली बार की तरह उसके गले से आवाज नहीं निकल पाती। सुरेंद्र जाकर जेल की सलाखों को जोर जोर से धकेलने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे किसी की हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मिलेगा सिर्फ मृत्यु दंड। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम सचमुच नहीं हो। ये सब मेरे दिमाग का वहम है। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। ये सब मेरा दिमाग खेल रहा है मेरे साथ। सुरेंद्र की बात सुनकर वो साया एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक से सुरेंद्र जाकर जेल की दीवार से टकरा जाता है। कौन है? ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे इस दीवार की तरफ धकेला है। सुरेंद्र खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी उसका सर लोहे की सलाखों से जा टकराता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। कौन है? कौन है? कौन है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो। मृत्यु दंड, तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। आज की रात तेरा फैसला मैं करूंगा। धीरे धीरे वो साया सुरेंद्र के नजदीक आ रहा था और सुरेंद्र पागलों की तरह चिल्ला रहा था। पीछे हटो, मैं कहता हूँ दूर रहो मुझसे। पीछे हटो। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मेरा बाप एमपी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कौन होते हो मुझे सजा देने वाले? मैं कहता हूँ दूर हटो मुझसे। सुरेंद्र जोर जोर से चिल्ला रहा था और उधर पड़ोस के बैरक में कैदी नंबर 217 अपने साथी को नींद से उठाता है। अरे उठ, देख लग रहा है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इसका भी पत्ता कटेगा आज रात को। याद है ना 10 साल पहले क्या हुआ था? जैसा कैदी नंबर 217 ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगली सुबह सुरेंद्र की लाश बरामद होती है। सुरेंद्र की मौत के बाद पूरे जेल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जेलर कपाड़िया ने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए थे लेकिन किसी भी कमरे में सेल के अंदर कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। ना चाहते हुए भी अब सभी को यकीन करना पड़ रहा था कि ये सब जरूर हॉन्टेड बैरक की वजह से ही हुआ है। पोस्टमार्टम में मौत की वजह हार्ट अटैक दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों की तफ्तीश के बाद मामला शांत पड़ने लगा। 1 सप्ताह के बाद सिपाही मनोज जेलर कपाड़िया के पास आता है। सर, हम दोनों ने अपना काम इतनी सफाई से किया कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। किसी तरह के अपराध बोध में मत पड़िएगा। मैंने फोन पर उसे अपने बाप से बात करते हुए सुना था। उसने ही अपनी पत्नी को मारा था और उसे इस बात का पूरा घमंड और विश्वास था कि वो यहाँ से छूट जाएगा, क्योंकि दोनों बाप बेटों ने मिलकर सारे सबूत मिटा दिए थे। लेकिन आपने उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा ही दिया सर। जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आपके कहने पर मैंने ही जानबूझकर उसे इस बैरक में होने वाली भूतिया घटनाओं के बारे में बताया। मेरे ऐसा करने की वजह से उसके दिमाग के किसी कोने में डर पैदा हो गया था, लेकिन फिर भी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में वो इस बैरक में रुकने के लिए तैयार हो गया और उसके दिमाग में पैदा हुए उस छोटे से डर को ड्रग्स की मदद से हमने जानबूझकर बढ़ा दिया। हम उसका खाना उसकी जेल में पहुंचाने लगे और फिर बड़ी सफाई से उसके चाय और खाने में ड्रग्स मिलाना शुरू कर दिया। ड्रग्स के नशे में उसे वो सब नजर आने लगा जो वास्तव में वहां था ही नहीं। उसका डर उसके सामने भूत बनकर खड़ा हो गया और इसी डर से उसके दिल की धड़कनें बढ़ने से उसकी मौत हो गई। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आई सर कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ये बात कैसे नहीं बताई कि उसके खून में ड्रग्स मिले थे। क्योंकि ये वही डॉक्टर था जिसने मेरी बेटी का पोस्टमार्टम किया था जब उसके पति ने उसे दहेज के लिए जहर देकर मारा था। पैसों के दम पर सबूत मिटाकर मेरा दामाद जेल से तो छूट गया था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं एक रात भी चैन से सो नहीं सका।
अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया, लेकिन इस बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता। इसलिए मैंने एमपी की बहू को इंसाफ दिलाकर अपना फर्ज पूरा किया है। क्या कहते हैं सर, बैरक नंबर 13 को बंद कर दिया जाए या शांति हवन करा के वहाँ के भूतों से पीछा छुड़ा लिया जाए? जब तक कोई और बेटियों का गुनहगार कानून के हत्थे नहीं चढ़ता, तब तक बैरक नंबर 13 को ताला लगा दो। क्या यही था बैरक नंबर 13 का आखिरी शिकार, या फिर अभी और भी शिकार होंगे इस खूनी बैरक के? क्या वाकई सेल में कोई भूत नहीं था और जो कुछ भी सुरेंद्र ने देखा वो सिर्फ दवाओं का असर था? ये तो समय आने पर ही पता लगेगा। लेकिन जो जेलर ने किया, क्या पत्नी की हत्या करने वाले अपराधी के लिए ये दंड सही था? ये कहानी अपने साथ बहुत से प्रश्न छोड़कर जा रही है, जिनका उत्तर शायद आपके पास है।